दोस्तों आगे बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ, राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। ठीक है, देखिए कि किस तरीके से जो राजतंत्र जो उन्होंने स्थापित किया था, तो ये ना राजतंत्र का मतलब मैंने बताया राजा प्लस संविधान, जहाँ राजा भी हो और संविधान भी हो, लेकिन आखिरी जो ठीक है ना, तो राजा और संविधान जहाँ पे हो यानी दोनों जहाँ पे हो वहाँ पे क्या होगा, राजतंत्र कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो राजतंत्र जो उन्होंने स्थापित किया था क्रांति करके, फ्रांसीसी क्रांति करके, वो राजतंत्र भी जो है एक समय बाद में खत्म हुआ और राजतंत्र को खत्म करके किसकी स्थापना की गई, गणतंत्र की स्थापना की गई। तब ये सब कैसे हुआ ये हम देखेंगे इस भाग में। ठीक है, लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन साथ ही साथ ये चुपके चुपके ये प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। ठीक है ना, प्रशा जो है ना, जो इटली जो है कुछ इस तरीके से एक देश है। ठीक है ना, इस तरीके से इसका ऊपरी जो भाग है, ऊपरी भाग में एक राज्य है प्रशा। ठीक है, जिसको प्रूशिया कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो जो प्रशा है, इसके राजा से इसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। ठीक है ना, मतलब एक तरफ तो इसने क्रांतिकारी ध्यान भटका के रखा हुआ था कि ठीक है नहीं मैं तुम्हारे साथ में हूँ, और दूसरी तरफ चुपकी चुपकी क्या कर रहा था कि उस राजा के साथ सहायता के लिए वार्ता भी चला रहा था, चुपचाप सीक्रेट मिशन कर रहा था। तो अन्य देश फ्रांस में जो घटनाएं घट रही थी, ठीक है ना, जो क्रांति हो रही थी, उन क्रांतियों से अन्य देश बड़े चिंतित हो रहे थे, क्योंकि फ्रांस में अगर ये सफल हो गई तो दूसरे देशों के अंदर भी फ्रांस की क्रांति को देखते हुए प्रेरणा लेकर लोग जो है उन देशों में भी क्रांतियां शुरू कर देंगे। इसी घटनाओं से ये क्या थे, अन्य देश जो आसपास थे वो चिंतित हो गए थे, परेशान थे। इसलिए 1789 में यानी 1789 में उस समय की जो गर्मियों के बाद होने वाली घटनाओं को, यानी 1789 के गर्मियों के बाद होने वाली घटनाओं को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए सेना भेजने निर्णय लिया। तो अन्य देशों ने सोचा भी क्यों ना हम गर्मियों के बाद जो घटनाएं हो उन्हें कंट्रोल करने के लिए सेना भेजे। लेकिन ऐसा होता इससे पहले ही 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। ठीक है ना, नेशनल असेंबली जो कि जिसने फ्रांस की संविधान बनाया था, ठीक है ना, जिसमें तृतीय स्टेट के लोग थे, ठीक है ना, जिसने नेशनल असेंबली बनाई थी, इन्होंने क्या किया, इस नेशनल असेंबली ने क्या 1792 में ही ऑस्ट्रिया और प्रशा के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, अब युद्ध छेड़ा तो युद्ध में चाहिए सैनिक कहां से आएंगे, तो क्योंकि देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई थी लोगों के अंदर, इसलिए प्रांतों से हजारों स्वयं सेवक वॉलंटियर्स, जिसको हम कहते हैं स्वयं जो खुद सेवा कर रहे हैं, स्वयं सेवक सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लग गए। ठीक है, कुछ युद्ध कुलीनों और यूरोपीय राजाओं के विरुद्ध जनता के जंग के रूप में लिया गया, यानी जनता की जंग के रूप में, यानी जनता खुद जंग कर रही है, किसके खिलाफ कर रही है, कुलीनों और यूरोपीय राजाओं के विरुद्ध कर रही है। ठीक है, अब इस युद्ध में एक गीत जो था बहुत ही फेमस हुआ था, और ये गीत पहली बार ही गाया गया था। इस गीत को मार्सिले गीत कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्सिले गीत कहते हैं, इसको मार्सिले गीत कहते हैं। और ये उस समय के प्रसिद्ध जो कवि थे रोजेट डी लाइल, इन्होंने इस गीत को लिखा था। और यह गीत पहली बार मार्सिलेस जगह है, तो मार्सिलेस के जो स्वयं सेवक थे, उन्होंने पेरिस की तरफ जब भी कूच कर रहे थे तो उस समय इन्होंने इसको गाना गाया था। ठीक है ना, और ये गाना इन लोगों की जबान पे ऐसा चढ़ा था कि ये इसको लगातार गाते रहते थे, खूब गाते थे। ठीक है ना, और आने वाले समय में, ठीक है ना, आने वाले समय में यह गीत जो है वर्तमान में, अभी इस समय यह गीत फ्रांस का राष्ट्रगीत है। तो एक सवाल ये भी बन जाता है कि फ्रांस का राष्ट्रगीत कौन सा है, तो फ्रांस का राष्ट्रगीत है मार्सिले गीत, जिसे रॉजर डी लाइल ने लिखा था। ठीक है, इस युद्ध से जनता को बहुत नुकसान हुआ। भाई युद्ध होगा तो नुकसान जनता को उठाना पड़ेगा। युद्ध हुआ, बहुत से आर्थिक घटनाएं भी उनको झेलनी पड़ी। अब जो पुरुष जो थे वो तो अगले मोर्चे पे गए हुए थे, युद्ध करने के लिए गए हुए, तो घर परिवार और रोजी रोटी की जो जिम्मेदारी थी वो आ गई औरतों के ऊपर। ठीक है, अब औरतों पे जिम्मेदारी अगर आ गई है तो सारा कार्य अब कौन कर रही है, कमाने से लेके घर का संभालने तक का औरतें ही कर रही है। यानी औरतें भी पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी।
ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 1791 के संविधान से, यानी जो 1791 का जो संविधान बना था, उस संविधान से केवल अमीरों को राजनीतिक अधिकार मिल गए थे। यानी केवल अमीरों को क्या मिला? राजनीतिक अधिकार, यानी मताधिकार मिला था, मत देने का अधिकार इनको मिला था। वो भी किनको? केवल जो अमीर होंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो बाकी जो लोग थे उन वो आपस में मतलब राजनीतिक जो मैटर होते थे, जो इश्यूज होते थे, उनके ऊपर बहस करते रहते थे। जो टी स्टॉल पे बहस करने लगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो बहस जो होता था एक और जगह पे होता था, वो है जैकोबिन क्लब में, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब क्या है? ये सरकारी नीतियों का विरोध करने का अड्डा था, ठीक है ना। ये ऐसी जगह थी जहां पे सरकारी नीतियों का खुल्लम खुल्ला विरोध किया जाता था, ठीक। अब इसका नाम जो है जैकोबिन कैसे पड़ा था? इसका नाम पड़ा कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोबिन, ठीक है। सेंट यानी संत जैकोबिन के नाम पे इस क्लब का नाम जैकोबिन पड़ा। अब इस क्लब के अंदर कौन आएगा? तो समाज के जो कम समृद्ध हिस्सों से जो लोग हैं वो इस क्लब में आते थे और सरकारी नीतियों का क्या करते? विरोध करते थे आपस में, ठीक है। अब इसमें और कौन कौन थे? तो छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, ठीक है ना, पेस्ट्री बनाने वाले, छपाई करने वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि इस क्लब के अंदर शामिल थे। अब उस जैकोबिन क्लब का जो नेता था वो मैक्समिलियन रोबेस्पियर था, ठीक है ना। कौन था? मैक्समिलियन रोबेस्पियर जो था इसका मुख्य नेता हुआ करता जैकोबिन का। अब जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने, ठीक है ना, गोदी कामगारों के तहत की तरह, गोदी होता है बंदरगाह जहाँ पे लोग काम करते हैं, जहाजों का सामान उतारते हैं और चढ़ाते हैं, बंदरगाह जिसको हम कहते हैं। तो वहां पे जो काम यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है ना, उसकी तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया इन्होंने। क्या जब हम भी कुछ इस तरीके की पतलून पहनेंगे जो धारीदार होगी, ठीक है ना। अब ये इन्होंने ऐसा क्यों किया? ये ऐसे इसलिए इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसमें जो दूसरा वर्ग था जिसमें कुलीन थे, वो एक प्रकार का पहनते थे, मतलब जो घुटनों तक होता था, मतलब, ठीक है ना, जिसको हम ब्रीचेस कहते थे। इस ब्रीचेस को वो पहनते थे, वो भी कुछ इसी तरीके से होता था। इसलिए ये अपने आप को उनसे अलग रखने के लिए इन्होंने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, इस तरह का कुछ जो है पहनेंगे, ठीक है। अब सौ कुलांत कहा जाता था इनको। 100 कुलांत इसलिए कहा जाता क्योंकि बिना घुटने वाले होते थे, यानी कि जो भी ये पतलून इन्होंने पहनी, वो पतलून पूरे घुटने को ढकते हुए नीचे तक आती थी, इसलिए ये बिना घुटने वाले, इसलिए 100 कुलांत कहते हैं। अब पुरुष क्या करते थे? इसी के साथ में लाल रंग की टोपी पहनते थे, और ये लाल रंग की टोपी स्वतंत्रता की प्रतीक थी, ठीक है ना। चलिए 1792 में खाद्य पदार्थों की महंगाई तथा अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक प्रदर्शन योजना बनाई गई थी, ठीक है ना। यानी क्या हुआ था कि जो 1792 में क्या खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ गई थी क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा फसल खराब हो गई थी, और खराब होने से अन्न का अभाव हुआ था। अन्न का अभाव होने से महंगाई बढ़ने शुरू हो गई और अभाव हो गया, यानी उसकी कमी भी हो गई। तो इन कमी से नाराज हो गए पेरिस के लोग, तो उन लोगों ने एक विशाल हिंसक प्रदर्शन की योजना बनाई, ठीक है ना। फिर 10 अगस्त की सुबह ट्यूलेरिए के महल पे धावा बोला गया। ट्यूलेरिया एक महल है जहाँ पे राजा रहते थे, ठीक है ना, राजा रहते थे, उनके महल पे धावा बोल दिया गया। और उनके जो रक्षक है, ठीक है ना, जो राजा के रक्षक, उनको मार डाला गया और राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा गया, ठीक है ना। अब क्योंकि ये सब किस वजह से होता है, ये सब किस वजह से हुआ, ये सब राजा की वजह से हुआ था। आपको मालूम हो तो राजा ही था जिसने इतना सब कुछ कर लगाया, तो लोगों के ऊपर परेशान किया था। नेशनल असेंबली ने क्या किया कि शाही परिवार को जेल में डाल दिया, ठीक है, जेल में डाल दिया और नए चुनाव करवाए। क्योंकि अभी भी क्या जो था, जो राजा के पास अधिकार था, है ना, राजा अभी भी तो मुख्य था क्योंकि संविधान और राजा दोनों ही थे। तो अभी भी चाहते थे कि नेशनल असेंबली ने कहा कि भाई अब तो किसी भी तरह राजा को बिल्कुल ही हमें हटाना ही पड़ेगा। तो राजा जो है बंधक बना दिया गया इसको। फिर 21 साल के जो अधिक उम्र वाले जितने भी पुरुष थे, चाहे उनके पास संपत्ति हो या उनके पास संपत्ति नहीं हो, उन्हें मताधिकार का अधिकार दे दिया गया, यानी वो भी
अपने जो मत है, जो बहुमूल्य जो वोट हैं वो दे सकेंगे। ठीक है ना, ऐसा कानून जो है इन्होंने अब बनाया था। अब देखिए, अब नवनिर्वाचित असेंबली हुई, यानी जो असेंबली, जो नेशनल असेंबली थी वापस चुनी गई, तो इस नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? कन्वेंशन का नाम दिया गया। ठीक है ना, यानी अब इसको नेशनल असेंबली ना कहकर क्या कहते थे? कन्वेंशन कहते थे। अब 21 दिसंबर 1792 को क्या किया? राजतंत्र को खत्म कर दिया। ठीक है ना, और गणतंत्र बना दिया। यानी राजतंत्र को खत्म करके फ्रांस को क्या बनाया? गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है ना, यही हमारी हेडिंग थी जो अब हम पढ़ रहे थे। घटनाएं थी, घटनाएं मैंने आपको समझाई है, इसको 2 बार सुनोगे तो समझ में आएगा ये घटनाक्रम। अब देखिए, गणतंत्र शब्द आया है तो गणतंत्र होता क्या है? तो ये गणतंत्र जो होता है सरकार का वह रूप होता है जहां सरकार एवं उसके जो प्रमुख होते हैं उसके चुनाव जनता करती है। जैसे भारत के अंदर जो, अगर हम बात करते तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ठीक है ना, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो कौन करता है? तो जनता करती है। यानी जनता के जो प्रतिनिधि होंगे वो राष्ट्रपति चुनाव करेंगे। यानी कुल मिला के जो भारत का जो प्रधान होगा, ठीक है ना, भारत का प्रधान राष्ट्रपति है, यानी मुख्य व्यक्ति यही है। तो इसको जो चुन रहा है, कौन चुन रहा है? इसको जनता चुन रही है। तो जब किसी राष्ट्र के प्रधान को जनता चुने तब वो जो राष्ट्र है वो क्या कहलाएगा? वो गणतंत्र कहलाएगा। ठीक है, अब जब राजा को पकड़ लिया गया, बंधक बनाया गया, तो उसको जेल भेजा गया। वहां पे उस पर न्यायालय में मुकदमा चला। न्यायालय ने उसको देशद्रोह का आरोप में मौत की सजा दे दी। ठीक है ना, ये न्यायालय ने उसको क्या किया कि भाई इसने देशद्रोह किया है, इसलिए इसकी सजा, इसकी क्या है? मौत है, यानी इसको भी फांसी पे चढ़ा दिया जाए। अब क्या हुआ कि देखिए आगे बढ़े तो 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड, ठीक है ना, प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से इनको फांसी दी गई। सार्वजनिक रूप से पब्लिकली सबके सामने इसको क्या दे दी गई? फांसी दी गई। फिर इसकी जो पत्नी थी मैरी एंटोइनेट, इसको भी फांसी दे दी गई थी। इसका हाल भी वही हुआ जो राजा का हुआ था। ठीक है, अब देखिए आतंक का राज्य सन 1793 में, यानी कि 1793 से 1794 तक का जो काल रहा है उसे आतंक का युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आतंक का युग कहा जाता है। अब देखिए, अब आतंक राज्य में बता रहा हूं, ये आतंक राज्य 1793 से 1794 तक का जो समय रहा है बीच का, वो आतंक का युग रहा। यानी इस साल में बहुत आतंक रहा है सरकार का। कैसा रहा? तो देखिए हम, रोबेस्पियर ने नियंत्रण व दंड की नीति अपना ली। ठीक है ना, इसने कहा कि भाई मुझे अब तो नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है और दंड देना है, तो इसकी नीति इसने अपनाई। अब गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन या पादरी हुए, और उसकी कार्यशैली, उसकी मतलब रोबेस्पियर की इसकी सरकार थी, इसकी कार्यशैली यानी इसके कार्यों को, जो भी असहमत इनके कार्यों से, चाहे वो उसकी पार्टी के सदस्य क्यों ना हो, उन सबको इसने क्या पकड़ा दिया? जेल में डाल दिया। बोलो भाई आप जेल में जाओ, थोड़ा पिकनिक करके आओ। ठीक है, ये इसकी दंडात्मक कार्रवाई थी। सैनिक कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने पर गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता था। अब अगर सैनिक कोर्ट अगर सजा सुना दे तो गिलोटीन पे चढ़ा देंगे। अब गिलोटीन क्या है? देखिए यहाँ पे 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी। ठीक है ना, तो ये 2 खंभे हो गए, इसमें क्या कर दिया कि एक इस तरीके से आरा लटका दिया। आरा होता ब्लेड, ठीक है ना, ये ऐसे, और यहाँ पे एक व्यक्ति जो जिसको सजा दी जाती थी उस व्यक्ति को इस तरीके से इस खड्डे में उसका सर ऐसे रख दिया जाता था। ठीक है ना, और ब्लेड ऊपर से नीचे गिरा दी जाती थी। जो ब्लेड सीधा यहाँ पे गिरती थी और उसका सर जो है धड़ से अलग हो जाता था। इसको हम गिलोटिन कहते थे। अब ये जो गिलोटिन बनाया था, बनाने वाले का नाम था डॉक्टर गिलोटिन। इसी वजह से उसका जो नाम, इस मशीन का नाम भी गिलोटिन ही पड़ा। ठीक है, देखिए रोबेस्पियर के क्या क्या कार्य रहे हैं। इसी ने तो ये सब कुछ किया था। एक आतंक का साल इसी ने निकाला था। तो रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाया। कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी इसने, कि वो जो मजदूरी है वो इतनी रहेगी, कीमतें जो है उसकी अधिकतम सीमा इतनी रहेगी। अब जो गोश्त है यानी जो मांस है, जो पाव रोटी यानी जो ब्रेड है, उनकी राशनिंग कर दी इसने। ये तो अच्छा काम किया कि राशन कर दिया इसने। ठीक है, ठीक, राशन कर दिया। किसानों को अपना अनाज जो है शहर ले जाकर
सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने को बाध्य किया गया। फिर सरकार को कहा गया भी जो राशन है, ठीक है ना, इस राशन को तुम, राशन क्या, ये जो अनाज जो तुम उत्पादन कर रहे हो, इस अनाज को तुम शहर ले जाओगे और हमने जो कीमत तय कर रखी है उसी कीमत आपको बेचना है। अब वो कीमत भले ही कम हो, उससे उनको किसान नुकसान हो रहा हो, तो भी उनको उस पर बेचना है, ठीक है। अब चर्च को बंद कर दिया इन्होंने, जो भी चर्च थे उनको बंद कर दिया और उनके भवनों को इसने बैरक में बना दिया, यानी जेल में या दफ्तर बना दिए। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी डरने लगे, त्राही त्राही करने लगे। यानी जो नीतियां इसने अपना इतनी खतरनाक तरीके से इसको ये लागू करता था कि अगर कोई नहीं मानता था उसको सीधा खत्म करवा देता था। तो ऐसे इससे क्या हुआ कि जो समर्थक थे वो भी डरने लगे, इससे डरने लगे। तो अंत में क्या हुआ कि जो जुलाई 1794 में इसको पकड़ लिया गया, ठीक है ना, और कोर्ट में इसको पेश किया गया, जहां पे कोर्ट ने इसको दोषी ठहराया और इसका वही हाल हुआ जो इसने दूसरे लोगों का किया था, यानी इसको गिरफ्तार किया गया और गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं आज का जो भाग है उसका अंतिम टॉपिक है डायरेक्टरी शासित फ्रांस, ठीक है। यानी यहाँ पे गिलोटिन पे इसको जब चढ़ाया रोबेस्पियर को, तो यहाँ पे इसकी सरकार खत्म हो गई। यानी जैकोबिन सरकार, ये जैकोबिन सरकार ही जानी जाती थी, रोबेस्पियर की जो सरकार थी। तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता मध्य वर्ग के संपन्न व्यक्तियों के हाथ में आ गई। जो मध्य वर्ग के जो संपन्न व्यक्ति हैं उनके हाथों में क्या आ गई थी, सत्ता आ गई थी, ठीक है ना। तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद क्या हुआ कि जो सत्ता है मध्य वर्ग के हाथ में आ गई। ये मध्य वर्ग वही है तीसरे वर्ग वाले, ठीक है ना। लेकिन अब फर्क यह है कि पहले बार जो हुआ था कि जब पहली बार जब सरकार बनी थी तब जो तीसरे वर्ग के ही अमीर लोगों ने सरकार बनाई थी। दूसरी बार जब सरकार बनी थी जैकोबिन क्लब बनाई, ठीक है। दोनों ही सूरत में क्या हुआ कि जो मध्य वर्ग है उनको इतना अधिकार नहीं दिए गए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मध्य वर्ग के हाथ में सत्ता आ गई क्योंकि जैकोबिन सरकार गिर गई थी, ठीक है। अब हुआ ये कि सरकार के कहने पर नया संविधान बनाया गया। तो इस नए संविधान में जो संपत्तिहीन जो तबके के जो लोग बच गए थे, यानी जो केवल 25 वर्ष के जो अमीर होते थे उनको ही मत का अधिकार दिया जाता था, ठीक है ना। जो 25 साल के जो अमीर होते थे इनको मत का अधिकार दिया जाता था। तो नया जो संविधान बना उसने कहा कि भाई अब ऐसा नहीं होगा, अब भले ही किसी पर संपत्ति हो या संपत्ति नहीं हो, उनको सबको क्या मिले, मत का अधिकार मिल जाए, है ना। तो पहले तो ऐसा था ना कि मताधिकार दे दिया गया था, लेकिन वापस क्या हुआ कि जो संपत्तिहीन लोग थे उनको मत से अधिकार वंचित कर दिया, यानी छीन लिया गया। अब संविधान में दो चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। जो संविधान बनाई गई थी उस संविधान में कहा गया था कि अब 2 विधान परिषदों का चुनाव किया जाएगा, ठीक है। और इन परिषदों ने क्या किया कि 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका बनाई, ठीक है। सरकार की जगह क्या बनाई थी उन्होंने, 5 सदस्य की कार्यपालिका बनाई और डायरेक्टरी को नियुक्त कर दिया, ठीक है। 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका को डायरेक्टरी कहते हैं और इसको नियुक्त कर दिया। अब डायरेक्टरी का जो झगड़ा है अक्सर विधान परिषदों से होता था। इससे झगड़ा किससे होता था, अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद ने हटाने के प्रयास करती। अब ये 5 सदस्य हैं, इनका झगड़ा विधान परिषदों से हो रहा है बार बार, और परिषद ने बार बार क्या करेगी, फिर हटाने का प्रयास करेगी। तो डायरेक्टरी की जो राजनीतिक अस्थिरता है इसने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया, ठीक है ना। तो क्योंकि आप देखो इतने सालों से 1789 से लेके अब तक जो है संविधान इनका 3 बार संविधान बना, लेकिन तीनों बार में जो है फ्रांस में स्थिरता नहीं आई, अस्थिरता का ही साम्राज्य रहा था। इसी वजह से क्या हुआ कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, जो कि फ्रांस की सेना में एक सिपाही था उस समय, उसने अपने आप को फ्रांस का तानाशाह बनाया, ठीक है ना। और ये सब उसने इसी अस्थिरता को देखते हुए ही किया इसने, ठीक है ना। तो इस भाग में यहाँ तक मैंने आपको करवाया। अगला जो भाग बताऊंगा उसमें मैं महिलाओं के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे, महिलाओं का क्या रोल इसमें रहा है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए यहाँ पे, ये क्वेश्चंस हैं, आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है, ठीक है। थैंक यू।